हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर मनोज कुमार। तो डॉक्टर स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज से मैं आपको संस्कृत पढ़ाने वाला हूँ। तो संस्कृत का पहला चैप्टर है संस्कृत वर्ण परिचय। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्रों की संख्या होती है 14। तो पहला है अयुड़, दूसरा है रेलृक, तीसरा एवं, चौथा एओज, हयाव्रत, लड़, यमंगणम, छवाय, गर्दस, जबगर्दस, कपचटता, चटतव, कपाय, ससारा, हल। इन माहेश्वर सूत्रों की 14 है। ये तो आपको याद ही करने हैं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इन माहेश्वर सूत्रों का अन्य नाम पाणिनि सूत्र, प्रत्यार सूत्र, शिव सूत्र भी है। इन 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्यार बने हुए हैं। प्रत्याहार का अर्थ है संक्षेप में कहना। प्रथम 4 माहेश्वर माहेश्वर सूत्रों में स्वर्ण वर्णों का परिचय दिया गया है तथा शेष 10 महासूत्रों में व्यंजन वर्णों का परिचय दिया गया है। अब प्रत्याहार कैसे बनाते हैं? प्रत्याहार जैसे कि अच प्रत्याहार है, ये आ से शुरू होगा और चा पे खत्म हो जाएगा। जैसे कि अच प्रत्याहार है, आ से शुरू करेंगे और चा पे खत्म हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो वर्ण आएंगे ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ए, औ, तो ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। और ये हलंतम वर्ण है, ये ड, क, ळ, ये इनका लोप हो जाएगा, इनको काउंट नहीं करते हैं प्रत्याहार के अंतर्गत। तो नेक्स्ट है अल प्रत्याहार। अल प्रत्याहार के अंतर्गत पूरी वर्णमाला आती है। जैसे कि आपको पता ही होगा, यहाँ आ से शुरू करेंगे और ला पे खत्म हो जाएगा, तो ये पूरी वर्णमाला हो गई इसके अंतर्गत, अल प्रत्याहार के अंतर्गत। अच प्रत्याहार, इसके अंतर्गत सारे स्वर स्वर वर्ण आते हैं। हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। अब ये कुछ चिन्ह हैं, जैसे कि हलंत। हलंत को ऐसे दर्शाते हैं, अनुस्वार को ऐसे दर्शाते हैं, विसर्ग को ऐसे दर्शाते हैं, अवग्रह को ऐसे दर्शाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है वर्ण या अक्षर। वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई को अक्षर या वर्ण कहते हैं। वर्ण के और अधिक खंड नहीं किए जा सकते, अर्थात यह सबसे छोटी इकाई होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आ, ई, उ। वर्ण के प्रकार, वर्ण के दो प्रकार होते हैं। पहला है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन। तो स्वर वर्ण, स्वर वे वर्ण होते हैं जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात जिनको बोलने के लिए दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उन्हें स्वर्ण वर्ण कहते हैं। स्वर हमेशा पूर्ण उच्चारित किए जाते हैं। स्वर स्वर को अच प्रत्याहार भी कहते हैं। स्वरों के भेद, उच्चारण काल अथवा मात्रा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लत स्वर। पहला है ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, अर्थात कम समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि कोई स्वर है, उसको बोलने में बहुत कम समय लग रहा है या एक मात्रा का समय लग रहा है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 5 होते हैं, जैसे आ, ई, उ, री, ल। दूसरा है दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे या फिर ह्रस्व स्वरों की तुलना में 2 गुना समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 8, अ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो थर्ड है प्लित स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण काल में 3 मात्रा का समय लगे या फिर दीर्घ स्वरों की तुलना में अधिक समय लगे, उन्हें प्लित स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर का ज्ञान कराने के लिए तीन तीन का अंक स्वर के आगे लगाते हैं। जैसे कि ये आ हो गया, इसके आगे 3 का वर्ण लगा देंगे। ऐसे ही ई हो गया, उसके आगे 3 का वर्ण लगा देंगे। तो नेक्स्ट है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर जैसे कि दो स्वरों के मेल से जो स्वर बनते हैं, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे आ और ई, उससे मिलके बना है ए। ऐसे ही अ और ऊ से मिलके बना है ओ। तो नेक्स्ट है व्यंजन। वे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात जिनके उच्चारण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लगे, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन जैसे कि कावड़ है, ये आधे कावड़ और स्वर वर्ण आ से मिलके बना हुआ है। नेक्स्ट जैसे टावर्ड है, ये आधे टावर्ड और आ स्वर वर्ण से मिलके बना हुआ है। तो नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन, जो दो व्यंजनों के मेल से बने हो, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, ये का और सा से मिलके बना हुआ है। त्र, ये ता और रा से मिलके बना हुआ है। ज्ञा, जा और या से मिलके बना हुआ है। तो नेक्स्ट है व्यंजन के भेद। व्यंजन का पहला भेद है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा मुख के किसी भाग को स्पर्श करे, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। जैसे कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। और ये तो आपको याद ही करने हैं। तो नेक्स्ट है अंतःस्थ व्यंजन। इनको अवर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है।
इनकी संख्या है 4। जैसे यावाराला। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को धीरे रोककर रगड़ के साथ निकालकर किया जाता है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात जब आप इनको उच्चारित कर रहे होते हो तो मुख से जो वायु निकलती है वो धीरे से रगड़ खा के निकलती है। जैसे कि स ह। तो नेक्स्ट टॉपिक है उच्चारण स्थान। तो नेक्स्ट टॉपिक है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान जैसे कि कंठ हो गया, तालु हो गई, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये सभी उच्चारण स्थान है। अब उच्चारित उच्चारित जो वर्ण है उनको आपको याद करने में बहुत कठिनाई होगी, तो आप इस तरीके से याद नहीं कर पाएंगे। और ये उच्चारण स्थानों के जो सूत्र हैं ये एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं पेपर्स में। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट उच्चारण स्थान के ये सूत्र याद करने, जिससे क्या है कि आपको ये वर्ड ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा ये वर्ड कैसे याद हो जाएंगे। तो कंठ का सूत्र हो जाएगा अकुह विसर्जनम कंठ। तो इसमें क्या है, आ से हो जाएगा आवर्ण, आ और बड़ा आ। का से हो जाएगा का वर्ग। विसर्ज से हो जाएगा विसर्ग। तो आप जैसे ही इस सूत्र को याद करोगे तो आपको ये उच्चारित वर्ड जो है वो भी ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। जैसे तालु हुआ, तालु में इचु यसा नाम तालु। तो इसमें क्या है कि ई से हो जाएगा ई वर्ण दोनों, छोटा ई और बड़ा ई। और चा से हो जाएगा चा वर्ग। और या और सा से हो जाएगा या और सा। ऐसे ही मूर्धा में ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो री से हो जाएगा री री। टा से हो जाएगा टा वर्ग। रा और सा से हो जाएगा रा और सा। तो ऐसे ही आपको सभी उच्चारण स्थानों के सभी ये सूत्र याद कर लेने हैं। इसी तरह आपको ये दंत का ऋतु लसन नाम दंत ऐसे याद कर लेना। ओष्ठ का उपपद मानिए नाम ओष्ठ। कंठ तालु का ए तो कंठ तालु। कंठोष्ठ का ओदो तो कंठोष्टम। जीवामूल का जीवामूल्यस्य जीवामूलम। ओष्ठ दंत का वकारस्य दंतोष्टम। नासिका का यमंगन नाम नासिका। ठीक है। तो इसमें आपको एक स्पेशल तरीके से और समझाया गया है। जैसे कि उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान में स्वर वर्ण कौन कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से, ऊष्म वर्ण कौन कौन से। तो कंठ से आ स्वर बोले जाते हैं। स्पर्श व्यंजन में का वर्ग के जो भी वर्ण है वो कंठ से बोले जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन इसमें आते नहीं है कोई भी, ऊष्म वर्ण हो जाएगा हाँ। तो आपको ऐसे ही इस सारणी में से याद कर लेना है, इसमें समझाने का कोई वो नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रयत्न। प्रयत्न क्या होता है, वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। जैसे कि हम किसी वर्ड को उच्चारित करना चाहते हैं तो उससे पहले उसकी जो चेष्टा की जाती है उसे कहते हैं प्रयत्न। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अभ्यंतर प्रयत्न, एक होता है बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, जैसे कि आप किसी वर्ड को उच्चारित करना चाहते हैं तो उच्चारण करने से पहले मुख के अंतर्गत जो चेष्टा की जाती है उसे अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्न क्या होता है, जैसे कि आप मुंह से वर्ण निकलने लगते हैं उसके बाद जो चेष्टा की जाती है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न के होते हैं 5 प्रकार, जो है स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, विव्रत, ईषद विव्रत और सम्रत। और बाह्य प्रयत्न के प्रकार हैं 11। जैसे कि अभी बताया था आपको अभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर का अर्थ है अंदर। अभ्यंतर प्रयत्न से तात्पर्य है कि वह चेष्टा जो वर्णों के उच्चारण से पूर्व मुख के अंतर्गत की जाती है। अभ्यंतर प्रयत्न के वेद के बारे में पढ़ते हैं। पहला है स्पष्ट प्रयत्न। इस प्रयत्न में जीवा कंठ तालु मूर्धा दंत आदि उच्चारित स्थानों को स्पर्श करती है। उदाहरण स्पर्श व्यंजन, जिसमें का से मावर तक आते हैं। स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब जीवा जो होती है इन वर्णों का उच्चारण करते समय उच्चारित स्थानों को स्पर्श करती है, इसलिए ये स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो स्पष्ट प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। तो नेक्स्ट है ईसत स्पष्ट। ईसत का अर्थ होता है थोड़ा या कम। तो वह प्रयत्न जिसमें जीवा उच्चारित स्थानों को थोड़ा स्पर्श करती है उन्हें ईसत स्पष्ट कहते हैं। एग्जाम्पल या व रा ला, ये जड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो नेक्स्ट है विव्रत। विव्रत का अर्थ है खुला हुआ होना। वह प्रयत्न जिसमें वर्णों के उच्चारण में मुंह खोलना पड़ता है। एग्जाम्पल स्वर। तो नेक्स्ट है ईसत विव्रत। ईसत विव्रत वह प्रयत्न जिसमें मुंह को कम खोलना पड़ता है। ईसत का अर्थ होता है कम, विव्रत का अर्थ होता है खुला हुआ। तो वह प्रयत्न जिसमें मुंह को थोड़ा खोलना पड़ता है। एग्जाम्पल सा स ह। तो नेक्स्ट है समृत। समृत का अर्थ होता है ढका हुआ या बंद। वह प्रयत्न जिसमें वायु का मार्ग बंद रहता है।
उसे समृद्ध प्रयत्न कहते हैं। उदाहरण ह्रस्व। जब हम इन वर्णों का उच्चारण कर रहे होते हैं तो वायु का मार्ग बंद हो जाता है उच्चारण करते समय। यह बाह्य प्रयत्न, वह प्रयत्न जिसमें वर्ण मुंह से निकलते टाइम वर्णों के उच्चारण की चेष्टा होती है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्न की संख्या होती है 11। तो पहला बाह्य प्रयत्न है विवार, वह प्रयत्न जिसमें उच्चारण करते समय कंठ या मुख विस्तृत या फैला हुआ होता है उसे विवार प्रयत्न कहते हैं। संवार, इस प्रयत्न में उच्चारण करते समय कंठ संकुचित होता है या सिकुड़ा हुआ होता है। तो नेक्स्ट है नाद, इस प्रयत्न में उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में घर्षण होता है। जब हम वर्णों का उच्चारण कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर जो स्वर तंत्रिकाएं होती हैं उनमें घर्षण होता है तो उसे कहते हैं नाद। श्वास, बाह्य प्रयत्न, इस प्रयत्न में उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में घर्षण नहीं होता है और कंठ से वायु तेजी से निकलती है। अर्थात इसमें जब हम शब्द से ही पता चल रहा है श्वास, जब हम वर्णों का उच्चारण कर रहे होते हैं तो उस टाइम जो स्वर तंत्रिकाएं होती हैं उनमें घर्षण नहीं हो रहा होता है, लेकिन जो वायु होती है वो तेजी से निकलती है, जैसे स स स। तो पांचवा बाह्य प्रयत्न है सघोष, इस प्रयत्न में उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन वाइब्रेशंस होते हैं जिसके कारण आवाज गूंजती है, उसे सघोष कहते हैं। तो नेक्स्ट है अघोष, इस प्रयत्न में उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, जब वाइब्रेशन नहीं होंगे तो आवाज गूंजेगी भी नहीं, तो उसे कहते हैं अघोष बाह्य प्रयत्न। तो नेक्स्ट है अल्प प्राण, इन वर्णों का उच्चारण करते समय जब प्राण वायु पर अल्प बल लगे तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण, उच्चारण करते समय जब प्राण वायु पर अधिक बल लगे तो उसे महाप्राण कहते हैं। उदात्त, जब वर्णों का उच्चारण ऊंचे स्थानों से होता है तो उसे उदात्त कहते हैं। अर्थात जब इन वर्णों का उच्चारण तालु आदि स्थानों के ऊर्ध्व भाग से होता है या ऊपर के स्थानों से बोले जाते हैं उन्हें उदात्त कहते हैं। ऐसे ही अनुदात, अनुदात में क्या होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण तालु आदि उच्चारित स्थानों के नीचे के भागों से किए जाते हैं उन्हें अनुदात कहते हैं। तो नेक्स्ट है स्वरित बाह्य प्रयत्न, जिसमें उदात्त और अनुदात्त दोनों प्रयत्न का प्रयोग होता है। अर्थात इन दोनों के बीच होने वाले उच्चारण को स्वरित कहते हैं। उदात्त और अनुदात्त इन दोनों के मध्य से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें स्वरित कहते हैं। विवार, श्वास, अघोष, इन बाह्य प्रयत्नों के द्वारा जिन वर्णों के उच्चारण की चेष्टा की जाती है वे वर्ण है वर्गों के प्रथम वर्ण, द्वितीय तथा स स स स। ऐसे ही संवार, घोष, नाद व अल्प प्राण जो ये बाह्य प्रयत्न है इनके द्वारा वर्गों के थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ व अंतस्थ व्यंजन के उच्चारण की चेष्टा की जाती है। महाप्राण वर्गों के प्रथम, द्वितीय तथा स स स ह इन वर्णों के उच्चारण की चेष्टा महाप्राण के द्वारा की जाती है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित इन प्रयत्नों के द्वारा अच प्रत्याहार यानी सभी स्वरों के उच्चारण की चेष्टा की जाती है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा।